नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है रेलवे जी की क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गवर्नमेंट एग्जाम में पूछने वाले वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हाल में ही एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जीके जीएस का पार्ट नंबर 9 है दोस्तों। अगर आपने पार्ट नंबर 7 और 8 नहीं देखा है तो प्लीज प्ले लिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा तत्व सीडी या डीवीडी को में इंद्रधनुष पैटर्न दिखाता है? ऑप्शन ए प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का पतला फिल्म हस्तक्षेप या थिन फिल्म इंटरफेरेंस द लाइट, या ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, या ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन ऑफ द लाइट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट है दोस्तों, जो सीडी और डीवीडी में इंद्रधनुष का पैटर्न शो करता है। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये भी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, जो रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, सीडी या डीवीडी में जो बारीक से अंतराल में जो पट्टियां होती है दोस्तों, जो डिस्क को देखते समय देखने वाले परिचित इंद्रधनुष पैटर्न को बनाते हैं। यह विवर्तन जाली के रूप में काम करता है, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है दोस्तों, वो जाली का रूप के रूप में काम करती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर साथियों। इनमें से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर एक घोल बनाता है, जिसे आमतौर पर सिरका के रूप में जाना जाता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर क्रिएट अ सॉल्यूशन कॉमनली नोन एज अ विनेगर? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक एसिड, या ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एसिटिक एसिड। ठीक है, जो पानी में अम्ल घोलने पर घोल बनता है दोस्तों, और जिसका आमतौर पर हम सिरके के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके कुछ आईएमपी फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, सिरका एक एसिड फ्लूइड है दोस्तों, जो तरल एसिड को बैक्टीरिया द्वारा एथेनॉल के किण्वन से बनाते हैं। कैसे दोस्तों? एथेनॉल के किण्वन विधि द्वारा हम एसिटिक एसिड बनाते हैं। इसका उपयोग हम दोस्तों न केवल उसके स्वाद के गुणों के लिए, बल्कि इसके रासायनिक गुणों के लिए खाना पकाने में भी इसका यूज किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर साथियों। इनमें से कौन सा कोशिका का अंग जो है दोस्तों लाइसोसोम बनाता है? नाभिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या राइबोसोम, या गोल्जी बॉडी? दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गोल्जी बॉडी से दोस्तों, जो कोशिका का अंग में लाइसोसोम का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों, हम दोस्तों हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक छोटे पुट्टिका होते हैं और 10 एमएम छोटी तक की एकल झिल्ली से घिरे होते हैं। ठीक है दोस्तों, वे गोल्जी तंत्र द्वारा बनते हैं दोस्तों, और में विभिन्न सामग्रियों के पाचन के लिए लगभग 60 भिन्न प्रकार के एसिड हाइड्रोलाइज होते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर साथियों। जब स्टार्च को अग्नाशय में माइलेज द्वारा तोड़ा जाता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, माल्टोज बनता है, पेप्टाइड बनता है, या अमीनो एसिड बनता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी माल्टोज बनता है। यानी कि दोस्तों, जब स्टार्च को अग्नाशय में माइलेज द्वारा तोड़ा जाता है तो क्या बनता है दोस्तों? माल्टोज का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ आईएमपी फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, माल्टोज जो है तो दोस्तों ग्लूकोज की 2 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, जिससे बनने वाला एक डाइसैकेराइड है दोस्तों। जब स्टार्च टूटता है तो अग्नाशय में क्या बनता है दोस्तों? वो माल्टोज का निर्माण करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर साथियों। दोस्तों, मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान दरें क्या होती हैं? बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए या स्थिर रहनी चाहिए, उतार चढ़ाव होना चाहिए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है बढ़नी चाहिए। यानी कि मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान क्या होता है? दरें जो उसकी यानी इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए? बढ़नी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, स्थिति के दौरान दोस्तों ब्याज दरों में वृद्धि होनी चाहिए, ताकि निवेशक यानी कि इन्वेस्टर अधिक ब्याज कमाने के लिए अधिक निवेश करें। ठीक है दोस्तों, जिससे मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे मुद्रास्फीति कम हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों उच्च ब्याज दरों का मतलब होता है कि जब ऋण महंगा हो जाता है, जिससे फिर से धन की आपूर्ति की कमी हो जाती है, और जो इसे हम जिससे हम क्या होता है दोस्तों? इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को रोकने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा नियर मनी का उदाहरण है? ट्रेजरी बिल, क्रेडिट कार्ड, बचत खाते, या छोटी सावधि जमा, या खुदरा मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 दोस्तों, ये में से जो तीनों ऑप्शन है दोस्तों, वो नियर मनी का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि निकट धन यानी कि नियर मनी दोस्तों अर्थशास्त्र में अत्यधिक तरल यानी कि फ्लो फ्लेक्सिबिलिटी होती है दोस्तों, जो परिसंपत्तियों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है दोस्तों, जिसे आसानी से नकदी में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि कैश में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। समान अंतराल पर समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? एचर कहलाती है, कंटूर कहलाती हैं, स्पॉट हाइट्स कहलाती हैं, आइसोमर्स कहलाती है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंटूर कहलाती है। यानी कि समान अंतराल पर समान ऊंचाई स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है दोस्तों? वो है कंटूर कहलाती है। दोस्तों, ये भी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, समान अंतराल पर समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं को हम कंटूर रेखाएं कहते हैं दोस्तों। ये बंद लूप होती हैं जिनका उपयोग समान ऊंचाई बिंदु को दिखाने के लिए किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों।
शुष्क हवा यानी कि सांता एना कहाँ चलती है? साइबेरिया में चलती है, अर्जेंटीना में चलती है, स्विट्जरलैंड में चलती है दोस्तों, या कैलिफोर्निया में चलती है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कैलिफोर्निया। आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कैलिफोर्निया, यानी कि शुष्क हवा सांता दोस्तों वो कहाँ चलती है? वो कैलिफोर्निया में चलती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों यह दक्षिण कैलिफोर्निया में पहाड़ों के तट से समय समय पर चलने वाली तेज गति वाली और खतरनाक शुष्क हवाएं सांता ना हवाएं कहलाती हैं दोस्तों। ये हवाएं अक्सर दोस्तों बसंत ऋतुओं में चलती हैं। ठीक है दोस्तों, सर्दी और वसंत ऋतुओं में चलती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। इससे कौन सा प्रशांत महासागर की पूर्वी और पश्चिम सीमाओं पर बार बार भूकंप आने का सबसे अच्छा कारण बताता है? कि पहला, इन किनारों पर गहरे समुद्र खाइयां हैं। दूसरा, या डी, इस महासागर में से सटे महाद्वीप किनारों पर ऊंची पर्वतीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, विशाल प्रशांत महासागर की धाराएं महाद्वीपीय किनारों से टकराती है। या ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ये किनारों प्लेटो या ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ये किनारे प्लेट किनारों से मिलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों ये किनारे जो है दोस्तों प्लेट के किनारों से टकराती हैं या मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, ये किनारे जो है तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये किनारे प्लेट किनारों से मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ये किनारे प्लेट दोस्तों किनारों से मिलते हैं, जो प्रशांत महासागर की पूर्वी और पश्चिम सीमाओं पर बार बार भूकंप आने का सबसे अच्छा कारण बनाते हैं। ठीक है, ये बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हिंदू सामाजिक संस्कार जैसे कि विवाह आदि निम्नलिखित से में वर्णित अनुष्ठानों की किस आधार पर किए जाते हैं? ऋग्वेद के आधार पर, यजुर्वेद के आधार पर, गृहसूत्र के आधार पर, या उपनिषद के आधार पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गृहसूत्र के आधार पर, यानी कि जो हिंदू सामाजिक संस्कार जैसे विवाह होते हैं उससे जो वर्णित अनुष्ठान होते हैं दोस्तों वो गृहसूत्र के आधार पर किए जाते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों जो गृहसूत्र है दोस्तों वो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, जिसमें गृहस्थी के लिए वैदिक घरेलू संस्कारों और अनुष्ठानों के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे कि इसमें दोस्तों गर्भाधान, जन्म, दीक्षा, विवाह, मृत्यु आदि से घरेलू अनुष्ठानों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कौन सा दोस्तों? गृहसूत्र। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का शासन कब शुरू हुआ था? 1106 में, 1206 में, 1506 में, या 1606 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1206 में, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो शासन हुआ था स्टार्टिंग दोस्तों 1206 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हो दोस्तों, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों सल्तनत का जो शासन है दोस्तों वो 1206 से लेकर दोस्तों 1526 तक चला था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार दोस्तों 1206 से लेकर दोस्तों 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 राजवंशों के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर 5 राजवंशों के सुल्तानों ने राज किया था दिल्ली पर। ये राजवंश कौन कौन से दोस्तों? वो है गुलाम वंश है दोस्तों, खिलजी वंश है दोस्तों, तुगलक वंश है दोस्तों, सैयद वंश और लोधी वंश है। ये 5 राजवंश मिलाकर इन्होंने दिल्ली पर शासन किया था, जिसे हम दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर साथियों। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा का दूसरा नाम क्या है? स्वतंत्रता की घोषणा, संविधान की घोषणा, संविधान सभा की घोषणा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र की घोषणा ही भारतीय स्वतंत्र की प्रतिज्ञा का दूसरा नाम है। ठीक है दोस्तों, यानी कि स्वतंत्रता का घोषणा जो है दोस्तों वो भारतीय स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा का दूसरा नाम है। ठीक है दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। स्वराज संकल्प का मसौदा किसने तैयार किया था दोस्तों? वो है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों स्वतंत्रता की घोषणा का प्रतिज्ञा का मसौदा किसने तैयार किया था दोस्तों? 1930 में यही थे महात्मा गांधी ने किया था दोस्तों। इसमें दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का सार भी इसी से प्रतिध्वनित हुआ था। ठीक है दोस्तों, एंड नेक्स्ट है दोस्तों। दोस्तों इस प्रतिज्ञा के बाद 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर साथियों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दोस्तों केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15% कर दी गई है? कौन से संशोधन में दोस्तों? 91वें संशोधन में दूसरा, या 92वें संशोधन में दोस्तों, या 90वां संशोधन में दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 91वें संशोधन में दोस्तों जो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या में 15% दोस्तों जो है उनकी सीटें सीमित कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, जो 91वें संशोधन है दोस्तों ये अनुच्छेद 75 के अंतर्गत निर्धारित करता है दोस्तों, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो दोस्तों 91वें संशोधन है दोस्तों जो अनुच्छेद 75 में भी निर्धारित करता है कि केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15% तक सीमित कर दी जाए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर साथियों। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को, रेखा को, अनिल कपूर को, या रजनीकांत को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मिथुन चक्रवर्ती को दोस्तों, जिसमें 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से यानी कि दादा साहेब
तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है मिथुन चक्रवर्ती को। तो दोस्तों 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें केंद्रीय संचार मंत्री दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी ने दोस्तों ने इसकी घोषणा की थी दोस्तों। पहली फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है दोस्तों, यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है दोस्तों। 1982 में दोस्तों उनकी रिलीज फिल्म डिस्को डांसर में उन्हें विशेष पहचान मिली थी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती दा यानी इनका वास्तविक नाम दोस्तों है गौरंग चक्रवर्ती है दोस्तों, और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। दादा साहेब पुरस्कार से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1969 में हुई थी दोस्तों। इसको जीतने वाली पहली अभिनेत्री महिला कौन थी दोस्तों? वो थी देविका रानी थी। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्तों भारतीय सिनेमा के जनक घुंडी राज गोविंद फाल्के के नाम पर प्रदान किया जाता है, यानी कि 1913 में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र नामक पहली मूक फिल्म बनाई थी, और इन्हीं के नाम पर ही हर वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। और उन्होंने दोस्तों 1913 में ही मूवी बनाई थी, पहली मूक फिल्म बनाई थी दोस्तों, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। दोस्तों सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 40 थी, 39 थी, 38 थी या 37 थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 39 थी, यानी कि 2024 में इसकी रैंकिंग कितनी थी दोस्तों? वो थी 39। एंड दोस्तों 2023 में इनकी रैंकिंग कितनी थी दोस्तों? वो थी 40। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों जो वर्ष 2007 में दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक वर्ष दोस्तों वर्ष 2007 से वैश्विक नवाचार सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है 2007 से। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों दक्षिण एशिया की दर्द अर्थ इसी प्रकार दोस्तों दक्षिण एशिया की दर्द इसी प्रकार दोस्तों दक्षिण एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत कौन से स्थान पर दोस्तों? वो है शीर्ष स्थान पर है। ठीक है दोस्तों। इसके कुछ नेशन इंडेक्स में 2024 में शीर्ष 10 देश इस प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो पहला देश है दोस्तों वो स्विट्जरलैंड है दोस्तों, इसकी राजधानी बर्न है दोस्तों, और इसकी जो मुद्रा है दोस्तों वो स्विस फ्रैंक है। इसी प्रकार दोस्तों स्वीडन, इसकी राजधानी दोस्तों स्टॉकहोम है दोस्तों, और इसकी जो मुद्रा है दोस्तों यानी कि करेंसी है दोस्तों वो स्वीडिश क्रोना क्रोना इसी प्रकार दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस है दोस्तों, इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी है दोस्तों, और इसकी जो करेंसी है दोस्तों वो है अमेरिकी डॉलर। ठीक है, यानी कि ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, इसकी राजधानी दोस्तों लंदन, और इसका जो मुद्रा है दोस्तों पाउंड स्टार्लिंग है। इसी प्रकार दोस्तों सिंगापुर, इसकी राजधानी सिंगापुरी है दोस्तों, इसकी जो इसकी मुद्रा है दोस्तों सिंगापुरी डॉलर है। इसी प्रकार दोस्तों फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है दोस्तों, और इसकी जो मुद्रा है यूरो है। इसी प्रकार नीदरलैंड, उसकी राजधानी एम्स्टर्डम है दोस्तों, और इसकी भी यूरो है। एंड जर्मनी दोस्तों, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है दोस्तों, और इसकी मुद्रा दोस्तों वो है यूरो। इसी प्रकार दोस्तों डेनमार्क, तो डेनमार्क की दोस्तों राजधानी है कोपेनहेगन, एंड इसकी मुद्रा जो दोस्तों वो है दानिश क्रोन। इसी प्रकार दोस्तों दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी है सियोल, एंड इसकी जो इसकी मुद्रा है वो दोस्तों है वॉन। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। इन कथनों पर विचार करें। अमेरिका में हेलन चक्रवात से 5 राज्यों में अब तक 52 लोगों की मौत हो गई है। दूसरा, यह मेक्सिको की खाड़ी से आया था दोस्तों, जो 100 वर्ष का सबसे बड़ा तूफान था। तीसरा, हाल में ही जापान में टाइफून सनसान नामक टाइफून आया था दोस्तों। टाइफून जो दोस्तों गेमी इस वर्ष थाईलैंड में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है। इनमें से गलत चुनिए कि कौन सा गलत है। केवल 1, 2, 3 गलत है, या केवल 3 और 4 गलत है, या केवल 4 गलत है, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 4 जो दोस्तों वो गलत है। यानी कि दोस्तों टाइफून जो दोस्तों गेमी इस वर्ष थाईलैंड में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, ये रॉन्ग है। बाकी जो बाकी के 3 दिए गए हैं दोस्तों, फर्स्ट में 1, 2, 3 ये राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। ऐसे कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों टाइफून गेमी इस वर्ष में चीन में आने वाला सबसे बड़ा तूफान था। ठीक है दोस्तों, कहाँ से आया था? चीन से। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर साथियों। दोस्तों 28 सितंबर 2024 में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? निर्मला सीतारमण ने, डॉक्टर एस जयशंकर ने, गिरिराज सिंह ने, या चिराग पासवान ने? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस जयशंकर ने दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की ओर से संबोधित किया है। ठीक है दोस्तों। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों कि दोस्तों 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में भारत की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर ने संबोधित किया दोस्तों। एंड 79 सत्र का आयोजन दोस्तों 24 से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वह फिलिमोन यांग कैमरून है। ठीक है दोस्तों, यानी ठीक है दोस्तों, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वो है फिलिमोन यांग कैमरून है। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी दोस्तों। इनमें सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? वो है 193। स्पेनिश इसी प्रकार दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषा है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज वो 6 हैं दोस्तों। पहला रसियन, इंग्लिश, फ्रेंच, अरबी एंड चाइनीज एंड स्पेनिश है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के? वो है एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है दोस्तों, और संयुक्त राष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है कहाँ दोस्तों? वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, नई दिल्ली में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना में, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है दोस्तों? वो है रेवंत रेड्डी जी हैं। ठीक है दोस्तों, रेवंत रेड्डी जी हैं। ठीक है दोस्तों, एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोस्तों भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया दोस्तों। ये महोत्सव का 8वां संस्करण था दोस्तों, जो उत्तरी पूर्व राज्यों में केंद्रित था। ठीक है दोस्तों, एंड इसी प्रकार दोस्तों यह महोत्सव पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा की कला, संस्कृति, शिल्प और वहाँ की विविधता का प्रदर्शन करता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर साथियों। बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? ऑप्शन ए आनंद कुमार, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी मैथिली ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी पंकज त्रिपाठी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आनंद कुमार को, जिन्हें दोस्तों दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है दोस्तों, ये आनंद कुमार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों बिहार के सुपर 30 के जो संस्थापक हैं दोस्तों वो कौन है दोस्तों? आनंद कुमार। ठीक है, जिसे दक्षिण कोरिया में दोस्तों कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है दोस्तों, यह सम्मान दोस्तों 2024 को 23 अगस्त 2024 को दक्षिण कोरिया में वोनजूसी आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रदान किया गया है। दोस्तों यह जो ये सम्मान है दोस्तों ये सम्मान जो है दोस्तों ये शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय या असाधारण योगदान के लिए सम्मान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों 2023 में दोस्तों आनंद कुमार को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, एंड बिहार के अन्य दो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्हें दोस्तों 2023 में पद्मश्री से सम्मान दिया गया दोस्तों, वे हैं कपिल देव प्रसाद एवं सुभद्रा देवी। ये दोनों को ही कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर साथियों। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा द्विभाषी वेब पोर्टल और भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक परिधि यानी 24-25 का उद्घाटन किया गया है? गिरिराज सिंह द्वारा, अमित शाह द्वारा, चिराग पासवान द्वारा या जीतन राम मांझी द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चिराग पासवान द्वारा दोस्तों, जो केंद्रीय मंत्री जो है दोस्तों चिराग पासवान जो द्वारा दोस्तों जो द्विभाषी वेब पोर्टल और भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड विधि परिधि का उद्घाटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चिराग पासवान द्वारा उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 5 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा दोस्तों द्विभाषी वेब पोर्टल और भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक परिधि 2024 को उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इन्होंने विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्र मेंगरेटा के साथ मिलकर दोस्तों राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में विजय नेक्स्ट फैशन फोरकास्टिंग का पहल का शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, एंड बढ़ते अगले प्रश्न की ओर साथियों। हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कार्तिक को, हारून लोगार्ड को, अजय जडेजा को या रिकी पॉन्टिंग को? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हारून लोगार्ड को दोस्तों, जिसे यूएसए राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त नियुक्त किया गया है। बट इसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में दोस्तों यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त दोस्तों हारून लोगार्ड को नियुक्त किया गया दोस्तों। हारून जो दोस्तों वो पूर्व आईसीसी के सीईओ थे। ठीक है दोस्तों, एंड लोगार्ड के नेतृत्व में दोस्तों एनसीएल अपने पहले 60 स्ट्राइक्स टूर्नामेंट दोस्तों लोगार्ड के नेतृत्व में एनसीएल अपने पहले 60 स्ट्राइक्स टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा दोस्तों, जो 60 गेंदों का एक नए क्रिकेट का एक प्रारूप है, फॉर्मेट है। यह आईसीसी द्वारा अनुमोदित किया गया है दोस्तों। आईसीसी राष्ट्रीय क्रिकेट लीग यानी एनसीएल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वो है
वरुण अग्रवाल जी हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर साथियों। तीस सितंबर 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे? जापान की, जमैका की, एंड न्यूजीलैंड की या फ्रांस की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जमैका की, यानी कि जमैका का इसी प्रकार तो दोस्तों जमैका के हैं दोस्तों प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस, जो भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जमैका के प्रधानमंत्री दोस्तों एंड्रयू होलनेस हैं कि ये पहली भारत यात्रा है। कौन सी दोस्तों? ये पहली भारत की यात्रा है। और दोस्तों जो जमैका है दोस्तों वो वेस्ट इंडीज का एक द्वीप देश है। ठीक है, आइलैंड है ये दोस्तों। ये क्यूबा और हिस्पानिस के बाद कैरिबियन सागर में तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। एंड इसकी राजधानी किंगस्टन है। कि जमैका की जो राजधानी है दोस्तों वो है कि दोस्तों किंगस्टन है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर साथियों। को चूज किए। राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 7 सितंबर, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 30 सितंबर, हिमालय दिवस 9 सितंबर या अंतर्राष्ट्रीय हृदय दिवस 29 सितंबर। तो दोनों में कौन सी पंक्ति सुमिलित नहीं है? केवल एक है, केवल दो, केवल तीन, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। जो दोस्तों यानी कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 30 अक्टूबर ये सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों दिवस के नाम और तिथि देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है दोस्तों 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों राष्ट्रीय पोषण माह दोस्तों वो 1 से 30 सितंबर मनाते हैं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय हृदय दिवस वो 29 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों। जीवन बीमा की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों वो 1 सितंबर को ही थी, इसलिए इसे जीवन बीमा निगम की स्थापना दिवस 1 सितंबर को मनाते हैं। विश्व नारियल दिवस दोस्तों 2 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों 8 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार विश्व फिजियोथेरेपी दिवस दोस्तों 8 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों। विश्व फेफड़ा दिवस दोस्तों 25 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को सेलिब्रेशन किया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अभियंता दिवस यानी इंजीनियर डे दोस्तों 15 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर साथियों। 2024 का आईफा अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में, राजस्थान में, अबू धाबी में, सिडनी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अबू धाबी में आईफा अवार्ड 2024 का समारोह आयोजन अबू धाबी में किया जाएगा। बट इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों आईफा अवार्ड 2024 का समारोह का आयोजन दोस्तों अबू धाबी यानी कि यूएई में किया गया है दोस्तों। 25वां आईफा अवार्ड समारोह मार्च 2025 तक जयपुर, राजस्थान में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों ये भारतीय हिंदी फिल्मों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है दोस्तों। 24th आईफा अवार्ड का सर्वोत्तम फिल्म दोस्तों 24वें आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार एनिमल को दिया है दोस्तों। इस आईफा अवार्ड की समारोह की जो शुरुआत थी दोस्तों वो वर्ष 2002 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, एंड इसी प्रकार दोस्तों इस समारोह प्रत्येक वर्ष विश्व के अलग अलग देशों में आयोजित किया जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड 23वें आईफा अवार्ड 2023 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी दोस्तों? वो दृश्यम 2 थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर साथियों। हाल ही में देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा बना है? बिहार बना है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। यानी कि गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र जो है पहला राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों बिहार के जो मंत्री हैं दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों बिहार के जो बिहार के जो सीएम है दोस्तों वो है नीतीश कुमार जी। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी। महाराष्ट्र के हैं दोस्तों वो हैं देवेंद्र फडणवीस। इसी प्रकार वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों? वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट